हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का साइंस चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में समझेंगे। आपने डेफिनेशन देख लीजिए, इसमें लिखा है ऐसे कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसके द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसमें एक वर्ड आया है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान को हम पहले हम ये समझते हैं। जो द्रव्यमान होता है हम उसे हमेशा ना किलोग्राम में नापते हैं। और जैसे द्रव्यमान को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कोई वस्तु है वो अंदर से कितना भारी है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जगह के अनुसार जैसे हमारा हमारा जो वज़न होता है वो बदलता रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा अलग है, ग्रह पे अलग होगा, बट द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है। तो हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ले लेते हैं जैसे किताब और पेन और तारे, सूर्य आदि, ये सब पदार्थ हैं। अब कण होते हैं, जो हम कणों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कणों के गुण धर्म, मतलब कणों के नियम। हम कैसे उन्हें देखेंगे। जो फर्स्ट हमारा होता है वो होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सेकंड है हमारा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड है हमारा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम एक एक करके इनको अलग से समझेंगे। देखिए, हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो पहला हमारा क्या था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसको पहले अब देख लेते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान के बारे में है कि सबसे कम जो होता है वो ठोस में होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो गैस में होता है। अब इस लाइन को हम समझने के लिए हम एक उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से। तो आप देखिए, आप ऐसा कीजिए, एक कंच का गिलास लीजिए, उसमें इतना पानी भरिए। उसके बाद इतना जितना आप पानी भरते हैं वहाँ पे मार्क कर लेना। उसके बाद आप इसी पानी में 1 चम्मच नमक डालिए। नमक डालोगे और फिर इसे घोलोगे तो फिर वो इसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप उसे नापोगे तब भी पानी उतना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो पानी मतलब ऊपर चला जाता है, तो कुछ क्वांटिटी बढ़ेगी, बट द्रव्यमान ऐसा नहीं होता है। वो जो इसके अंदर रिक्त स्थान था वो नमक उसे भर देता है, जिसके वजह से इसकी क्वांटिटी उतनी ही रहती है। समझे? नेक्स्ट हमारा क्या था? जो हमारा नेक्स्ट है वो था पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इसमें लिखेंगे कणों की गति किसमें कैसी होती है, हम वो लिखेंगे। ठीक है? तो सबसे कम जो होती है वो ठोस में होती है। सबसे कम
ठोस में होती है, द्रव में अधिक होती है और सबसे अधिक गैस में होती है। सबसे अधिक गैस में होती है। आइए अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप ऐसा कीजिए, एक गिलास लीजिए, उसमें इतना पानी डालिए, पानी भर लीजिए। उसके बाद कोई भी कलर की स्याही होती है उसको आप इसमें डालेंगे। इसमें डालिएगा, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखना वो स्याही जो है कि धीरे 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 नीचे फैलने लगेगी। इसका मतलब जो कण है वो गति कर रहे हैं अंदर। ओके, इसी को हम पदार्थ को गतिशील कहते हैं कि वो निरंतर गति करते रहते हैं। नंबर 3 हम देखेंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, अब हम इसमें लिखेंगे क्या, कुछ पॉइंट। कणों के बीच आकर्षण बल। तो इसमें हम लिखेंगे आकर्षण बल में सबसे अधिक ठोस में होता है। आकर्षण बल जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। मध्यम द्रवों में होता है। मध्यम मतलब ना ज़्यादा ना कम। और सबसे कम गैसों में होता है। इसको भी एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे कि आपने नल देखी होगी। नल जो होता है, ड्राइंग पे मत जाइए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनाती हूँ मैं। नल होता है, उसमें ऐसे आप नल को खोलेंगे, ऐसे पानी गिरेगा। उसके बाद पानी जब गिरता है उसके बीच में आप, जैसे आपकी ये फिंगर है, अपनी फिंगर बीच में लगा दोगे तो जो नल का पानी होगा ऐसे से धीरे धीरे इधर से निकलना चालू हो जाएगा, फिर ऐसे आना चालू हो जाएगा, फिर यहाँ आके एक साथ हो जाएगा फिर से। इसी को हम आकर्षण बल कहते हैं। ओके, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अब लिखिए आगे, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की जो होती है वो 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5। लिख लो ये ऐसे। आप नोट्स बनाएंगे, आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्या है? ठोस। नंबर 2 द्रव। नंबर 3 गैस। नंबर 4 प्लाज्मा। नंबर 5 बोस। आइंस्टीन कंडेंसट
निश्चित। आपकी किताब में जो है सिलेबस में वो यहाँ पे सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, तो हम सिर्फ इस वक्त ये तीन अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में आपको नहीं बताया गया है तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ठोस के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए ठोस। ठोस में क्या होता है, पहले हम ठोस का नाम लिख लेते हैं कि निश्चित आकार। और क्या होता है, निश्चित विमाएं। नंबर 3 कठोर, असंपीड्य, सॉरी गलत हो गया, असंपीड्य, अच्छे से लिख लीजिएगा। निश्चित आयतन, ठीक है। हम यहाँ पे एक बनाते हैं डायग्राम, अच्छे से देखिए, आप समझिए। निश्चित आकार होता है, कोई भी ठोस है तो उसका कोई भी आकार निश्चित है, वो चेंज नहीं होगा। ओके, ये आपको पता ही होगा ठोस कैसा होता है, उसका आकार निश्चित होता है। उसकी विमाएं जो होती है वो भी निश्चित होते हैं, मतलब जो ये लाइनें होते हैं ये भी निश्चित होते हैं। और ठोस होता है कठोर, मतलब हार्ड। ठोस हार्ड होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है, ठीक है। वो असंपीड्य होता है, मतलब ठोस पे हम दबाव नहीं डाल सकते। दबाव अगर हम डालेंगे तो वो चेंज नहीं होगा और उसका आयतन निश्चित होता है। देन अब हम लिखते हैं द्रव के बारे में। मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, आप इसको अगर चाहे तो अच्छे से एक पैराग्राफ बना कर भी लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट लिखा रही हूँ इसलिए इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जो द्रव होता है इसकी जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि आपको ही पता है जो द्रव होता है वो चेंज हो जाता है। जिस पात्र में डाला जाए वो उस पात्र की तरह उस पात्र के एरिया को घेर लेगा और उसी तरह से उसका आकार भी चेंज हो जाएगा। उसकी कोई विमाएं भी निश्चित नहीं होती है, जिस में डाला जाता है उस तरह से उसकी विमाएं भी चेंज हो जाती है, इसके लिए इसकी विमाएं हो जाएंगी अनिश्चित। और इसमें बहाव होता है कि अब किसी भी द्रव को कहीं पे डालेंगे तो वो बह ही जाएगा। कम संपीड्य होता है, कम होता है, मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा हम दबाव डालेंगे तो ये चेंज हो जाता है। इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, आयतन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसका उदाहरण लिख लीजिए। आपने इसमें कुछ उदाहरण लिखा, ठोस में उदाहरण लिखना हर चीज़ में ज़रूरी होता है। जैसे ठोस में हम लिख सकते हैं मेज और ईंट, ये सब। सेकेंड हम इसका भी उदाहरण ले लेते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं जैसे दूध, पानी। अगर आप इसका चित्र बनाना चाहते हो तो इस तरह से बना सकते हो। बॉक्स लीजिए और उसमें थोड़ा इस तरह से थोड़ा दूर दूर करके इस तरह से ये कण हो गए समझने के लिए। ओके, थर्ड हमारे क्या है, गैस। गैस के लिए हम लिखेंगे अनिश्चित आकार, अनिश्चित विमाएं, बहाव, अधिक संपीड्य और अनिश्चित आयतन। गैस में जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही उसकी विमाएं निश्चित होती है, और जो गैस होती है वो बहती है, और इसमें संपीड्य वो बहुत अधिक होती है, बट इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। उदाहरण ले लेंगे हम, जैसे उदाहरण लेंगे उसमें लिख सकते हैं
ऑक्सीजन और मीथेन गैस। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन भी होगा। अभी हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, तो अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन भी होगा। क्या क्या परिवर्तन होंगे वो हम पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, तापमान में बदलाव करके। तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं एक उदाहरण के थ्रू। जैसे कि एक बर्फ़ होता है, ये हमने बर्फ़ ले ली, जैसे बर्फ़ है, लेते हैं ये बर्फ़ है। अब बर्फ़ को हम बर्फ़ जब पिघलता है तो वो पानी बनता है, फिर पानी को और गर्म किया जाता है तो वो भाप बन जाती है। जैसे हम बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो पानी बन जाएगा, पानी को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो हमारी भाप बन जाएगी। तो ये जो हमारी अवस्था है वो तापमान के कारण चेंज हो रही है, मतलब उसमें हम तापमान जब बढ़ा रहे हैं तो इसमें जो अवस्था है उसकी वो चेंज हो रही है, तो इसे हम तापमान के कारण बदलाव कहते हैं। सेकंड क्या हमारा है, दाब में बदलाव करके। दाब में बदलाव करके भी हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं, आपने लाइटर देखा होगा, लाइटर में जब हम प्रेशर कर डालते हैं तो जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है वो चेंज होके एक गैस फॉर्म में बन जाता है। तो ये हमारा हो गया दाब में बदलाव करके। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा तापमान में बदलाव करके। तो हम इसमें भी 3 बिंदु होते हैं, उसको कैसे देखते हैं वो एक बार आप अच्छे से देखिए। फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें क्या था हमारा, तापमान में बदलाव करके। इनके 3 बिंदु होते हैं, वो इस प्रकार। नंबर 1 हमारा होता है गलनांक बिंदु। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दीजिए, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। सेकंड है क्वथनांक बिंदु। थर्ड है हमारा ऊर्ध्वपातन निक्षेपण। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, इसमें जो फर्स्ट है वो है गलनांक बिंदु। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में भी आ सकती है, तो आप अच्छे से समझिएगा। तो पहले इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघलकर अपनी क्या ठोस अवस्था में पिघलकर
द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है गलनांक बिंदु कहलाता है। अब इसमें उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में एक देखा है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है। सेकंड एक और ले लेते हैं। लोहा जो होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं अब, संघनल को प्रस्तुत ऊष्मा। क्या लिखेंगे? संघनल को प्रस्तुत ऊष्मा। पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनल की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्यमान में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संघनन की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि आपने कभी उदाहरण देखा, जो बर्फ़ होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। मतलब जो बर्फ़ होता है हम उसके अंदर ताप लगाएं, मतलब उसे आँच पे रखें, तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो पिघलना चालू हो जाएगा, वो पानी बनना चालू हो जाएगा। ये इसका पॉइंट होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा इसका? सेकंड, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु पहले हम लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को
छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है क्वथनांक बिंदु कहलाता है। जब तापमान हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वह भाप में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में बदल जाता है। परिवर्तित मतलब बदल जाता है। तो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था बदलने के लिए जो तापमान लगा वो कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो वो द्रव चेंज होकर गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। जैसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, इसको देखिए, इसमें लिखते हैं हम पहले वायु मंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे कि कोई पानी है, उसे गैस बदलने के लिए जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा उसका तापमान, तो वह गैसीय अवस्था में आ जाएगी, वाष्प बन के उड़ जाएगी, तो उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या था? तापमान परिवर्तन के प्रभाव में नंबर 3 था हमारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसमें हम लिखेंगे पदार्थ द्रव अवस्था में पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को
ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें आप एक उदाहरण ले सकते हो। उदाहरण क्या? कपूर। आपने देखा होगा कपूर जो होता है वो एक ठोस अवस्था में होता है, बट जब उसमें हम मतलब जो उसमें आग जलाते हैं तो वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। इसे हम ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे समझते हैं। ऊर्ध्वपातन में ही जो निक्षेपण होता है इसको समझते हैं, फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। निक्षेपण भी सिंपल यही है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन की गोलियां। हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं जिससे आपको यह और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिखिए ठोस, यहाँ लिखिए द्रव, ये ठोस, ये द्रव, यहाँ पे हो गया गैस। यहाँ पे एरो बना लीजिए इस तरह से, इस तरह का एरो बना लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसमें लिखते हैं जब ठोस से द्रव में जाता है तो वो संघनन होता है। संघनन। जब द्रव से ठोस में जाता है उसको हम जमना कहते हैं। जब ठोस से गैस में जाता है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जब गैस से ठोस में जाता है उसे हम निक्षेपण कहते हैं। ऐसे ही जब द्रव से गैस में जाता है इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में जाने पर इसे बोलते हैं संघनन। ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है हमारा दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब परिवर्तन के प्रभाव, इसको देखते हैं। यदि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर, इसमें लिखते हैं यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरी
कम हो जाएगी और जो गैस होगी हमारी द्रव में बदल जाएगी। जैसे आपने देखा, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो वो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और फिर वो गैस जो होता है वो द्रव में बदल जाता है। इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट डाल के लिख लीजिए। दाब बढ़ने से कण नज़दीक आते हैं। सेकंड क्या है? दाब घटने से कण दूर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या लिखेंगे? शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट हम आगे लिखते हैं वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वाष्पीकरण। इसमें लिखेंगे यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। क्या लिखेंगे इसमें? यह है सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में पदार्थों में सतह के कण वर्धनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आगे हम लिखेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वो कौन कौन से होते हैं अब देखते हैं। नंबर 1, सतह का क्षेत्रफल। नंबर 2, तापमान।
नंबर 3 आर्द्रता। एंड नंबर 4 वायु की गति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाष्पीकरण से शीतलता। अब लिखेंगे वाष्पीकरण से शीतलता। इसमें हम लिखेंगे वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान, इसमें लिखेंगे वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आस पास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और शीतल हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इसी चैप्टर के साथ, इस चैप्टर के। तो आप आगे की वीडियो देखना ज़रूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।